नमस्कार दोस्तों मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि क्या सच में हमारे मोबाइल की ओर बिजली आकर्षित होती है क्या, तो उस वीडियो के मेन पॉइंट को सिर्फ ओवरलुक करते ताकि आपको शायद से वो वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ी। देखिए दोस्तों, उस वीडियो में भी मैंने बताया था और इस वीडियो में भी बताता हूँ कि मैंने बहुत रिसर्च की, कई साइंटिस्ट के ब्लॉग पढ़े और कुछ साइंस रिलेटेड वेबसाइट सर्च की, और उन सभी का ये कहना है कि बिजली के गिरने का और मोबाइल बिजली को अपनी ओर खींचने का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। आगे कुछ पॉइंट्स में आखिर क्यों इनका कहना है कि मोबाइल बिजली को अपनी ओर नहीं खींचते, इसके लिए कुछ पॉइंट्स में इसको काउंटर किया था। उन पॉइंट्स को देखती देखिए, ये बात पुराने समय की है जब लैंडलाइन के फोन होते थे और उन लैंडलाइन के केबल जमीन के नीचे से या फिर ऊपर से होते थे। ऐसे में जब आसमान से बिजली गिरती थी तो कुछ केसेस में वो बिजली केबल्स की मदद से ट्रेवल करती थी और उस समय लैंडलाइन का यूज करने वाले व्यक्ति को घायल करती थी। इसी कारण से ऐसे और कुछ केसेस के बाद सभी मानने लगे कि फोन बिजली को अपनी तरफ खींचते, और अभी भी सब ऐसा ही मानती। आगे देखा था क्यों हमारे स्मार्टफोन की तरफ बिजली आकर्षित नहीं होती। तो देखिए, मोबाइल फोन कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते जो मोबाइल्स को सेलुलर टावरों से कनेक्ट करती। मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाले रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक रूप है और बिजली के बनने का या बिजली के आकर्षण से संबंधित नहीं है, क्योंकि बिजली कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू पास नहीं हो सकती। और इसके अलावा मोबाइल फोन में मौजूद मेटल बिजली को अपनी ओर खींचने के लिए काफी नहीं है। इतने सभी पॉइंट काफी है जो साबित करते कि बिजली मोबाइल की ओर आकर्षित नहीं होती। डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब हमारे आज के टॉपिक पर वापस आते और समझते हैं कि आखिर कैसे आसमान में बिजलियां बनती है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें पूरे बेसिक से शुरुआत करनी होगी। बिजली के बारे में जानने से पहले हमें बादल कैसे बनते हैं यह जानना होगा, और ये भी जानना होगा कि बादल कब बनती है। देखिए दोस्तों, बेसिक सी चीजें। बादल बनने के लिए पानी चाहिए जो ऑपरेशन होकर आसमान में जाती है। इस प्रोसेस को पहले जानते हैं। पानी 3 स्टेट में रहता है, जैसे कि सॉलिड मतलब बर्फ, लिक्विड वाटर और गैस वाटर जो वेपर होते हैं। इसमें जब पानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होते हैं तो उस स्टेट को कुछ नाम दिए गए, जैसे लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग। पानी जब वेपर होता है तो यह ऑपरेशन कहते हैं, और वाटर वेपर फिर से पानी बनता है तो उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। धरती पर मौजूद जो पानी है, चाहे वो समंदर में हो या कहीं और जब यह लिक्विड स्टेट में मौजूद पानी सूरज की गर्मी की वजह से भाप में बदल जाता है, मतलब इवेपोरेट होता है, और गैसेस फॉर्म में मौजूद पानी अर्थ सरफेस से ऊपर जाने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर वेपर हवा से 1.5 गुना ज्यादा हल्की होती है, तो गैस एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाती है। और जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर उठने लगते हैं तो हवा का दबाव कम होने लगता है, और जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर और ठंडा होने लगेगा। यह जो करोड़ों की संख्या में वाटर वेपर आते हैं तो वह ठंड हवा के कांटेक्ट में आने के कारण वहाँ पर कंडेंसेशन होती है और वेपर वाटर लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाती है। ये वाटर ड्रॉपलेट इतने छोटे होते हैं कि 1 मिलीमीटर के भी 100 भाग। ये वेपर वाटर जब कंडेंसेशन के कारण करोड़ों की संख्या में बहुत छोटी छोटी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाता है तो एक स्पेसिफिक हाइट पे आके ये मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट जमा हो जाती है और हवा में फ्लोट करने लगती है और एक स्पेसिफिक शेप ले लेती है, जिसे हम बादल या क्लाउड कहते हैं। ये क्लाउड अलग अलग तरह के होते हैं, और नॉर्मली क्लाउड वाटर ड्रॉपलेट से बने होते हैं और कुछ क्लाउड आइस क्रिस्टल से बने होते हैं। ये आइस क्रिस्टल के क्लाउड वाटर ड्रॉपलेट वाले क्लाउड से ऊंचाई पर रहती है, जिनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं रहता। साइंटिस्ट ने क्लाउड को 3 लेयर में डिवाइड किया है, लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। हाई लेवल क्लाउड अर्थ सरफेस से 5 से 13 किलोमीटर की हाइट पर रहती है। इनमें मोस्ट ऑफ द क्लाउड आइस क्रिस्टल से बने होते हैं, स्पेशली सिरस क्लाउड जो पूरी तरह से आइस क्रिस्टल से बने होते हैं, जो बहुत ऊंचाई पर होती है और इनका कोई स्पेसिफिक आकार नहीं होता। दूसरी लेयर है मीडियम लेवल लेयर जो 2 से 7 किलोमीटर तक होती है। तीसरी है लो लेयर जो अर्थ सरफेस से 2 किलोमीटर तक होती है। लो लेयर और मीडियम लेयर में क्यूमुलोनिम्बस टाइप की क्लाउड रहती है जिनसे बारिश पड़ती है और इन्हीं क्लाउड से ज्यादा मात्रा में बिजलियां बनती है। अब यहाँ तक आकर समझ गए कि बादल कैसे बनती है। अब हमें सिर्फ ये समझना है कि आसमान में बिजली कैसे बनती है। तो देखिए दोस्तों, जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है और जब अर्थ सरफेस पर तेज हवा चल रही होती है और जब यह हवा ऊपर की दिशा में जाने लगती है तो वातावरण में मौजूद सभी वाटर वेपर कंडेंसेशन के कारण वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाते हैं और सभी वाटर ड्रॉपलेट मिलकर बहुत बड़े बड़े क्लाउड बनाते हैं, जिनमें मिलियंस ऑफ लीटर पानी मौजूद रहता है। और जैसे जैसे वाटर ड्रॉपलेट मिलकर बहुत बड़े बड़े क्लाउड बनाती है जिसमें मिलियंस ऑफ लीटर पानी मौजूद रहता है, और जैसे जैसे वाटर ड्रॉपलेट बादलों में जमा होती है तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये बादल इस पानी को हवा में होल्ड नहीं रख पाते, तब हमें बारिश देखने को मिलती है। इनमें बिजली तब बनती है जब घर्षण होता है और 2 चार्ज आपस में टकरा कर इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग होती है, जिससे बिजली बनती है। कंफ्यूज ना हो, डिटेल में बताता हूँ कि घर्षण क्या होता है और स्पार्किंग कैसे होती है। देखिए, बिजली एक इलेक्ट्रिकल करंट है। इस इलेक्ट्रिकल करंट को बनाने के लिए सबसे पहले एक बादल की जरूरत होती है। जब जमीन गर्म होती है तो वह अपने ऊपर की हवा को गर्म करती है। ये गर्म हवा ऊपर उठती है और जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है वाटर वेपर ठंडी होकर बादल का रूप ले लेती है। जब हवा का बढ़ना कंटिन्यू रहता है तो बादल और बड़ा होता जाता है। बादलों में ऊपर की ओर पानी आइस क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, मतलब बर्फ के रूप में। तब बादल बिजली बनाने की स्थिति में बन जाता है, जिसे थंडर क्लाउड कहते हैं। और जैसे जैसे बादल हिलता है ऊपर की ठंड हवा के आइस क्रिस्टल और नीचे की गर्म हवा के वाटर ड्रॉपलेट आपस में टकराती है। यही घर्षण बादलों में इलेक्ट्रिकल करंट बनाता है, क्योंकि बैटरी की तरह इन बादलों में प्लस एंड और माइनस एंड होता है। क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन टॉप पर होते हैं और माइनस या निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे होते हैं। और हमें पता है कि जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में मिलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है।
यह भी सेम होता है। जब बादल के अंदर बहुत तूफान चल रहा होता है तब लिक्विड वाटर बर्फ बनने के लिए ऊपर जा रहे होते हैं और बर्फ बने हुए नीचे आ रहे होते हैं। तब इनमें मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के टकराव से इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग होती है जो कि बिजली है। अब इसमें भी बिजली के 3 प्रकार है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। इस प्रकार में बादल के अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण बिजलियां कड़कती है जो हमें कभी भी दिखाई नहीं देती। दूसरा इंटर क्लाउड लाइटनिंग। इस प्रकार में 2 बादलों में आपसी टकराव के कारण बिजलियां बनती है क्योंकि एक बादल में मौजूद नेगेटिव चार्ज को दूसरे बादल में मौजूद पॉजिटिव चार्ज मिलता है तब बिजली बनती है। इस प्रकार की बिजलियां शायद हमें दिखाई दे भी सकती है और नहीं भी। तीसरा है क्लाउड टू ग्राउंड। ये बिजली का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। ये बादल और जमीन के बीच में होता है। दरअसल बादल में एक समय पर नीचे का नेगेटिव चार्ज काफी स्ट्रांग हो जाता है तो बादल वो नेगेटिव एनर्जी छोड़ देता है। फिर उस नेगेटिव एनर्जी को अपना करंट पूरा करना होता है तो वह धरती पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज को ढूंढती है जो शायद पेड़, जमीन में मौजूद पानी, खुला पानी, मेटल की चीजें कुछ भी हो सकती है और इनकी मदद से नेगेटिव चार्ज अपना करंट सर्किट पूरा करती है। इसी लाइटनिंग स्ट्रोक को हम एक तेज फ्लैश में देख पाते और खतरनाक आवाज सुनती जिसे बिजली गिरना कहती है। कभी कभी हमें बिजली पहले दिखाई देती है और बाद में इसकी आवाज सुनाई देती है क्योंकि लाइट का स्पीड साउंड के स्पीड से ज्यादा है। तो दोस्तों ऐसे बनती है बिजली और यह था बिजली बनने का ओवरऑल सीक्वेंस। बिजली बनने की प्रोसेस और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल है जिसमें अभी भी साइंटिस्ट को समझने में परेशानी आती है, लेकिन बिजली बनने के बारे में शायद इतनी इन्फॉर्मेशन हम सभी के लिए काफी है। अब दोस्तों यहाँ तक आ गए तो यह बिजली कितनी खतरनाक है ये भी जानते हैं। अगर सिर्फ एक बिजली की बात करो तो एक बिजली में लगभग वोल्टेज 10 करोड़ वोल्ट होता है और हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 220 वोल्ट की होती है। आसमानी बिजली में करंट 10,000 एम्पियर का रहता है और हमारे घर के लिए 5 एम्पियर करंट ही काफी होता है। इस बिजली का टेम्परेचर 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब सूरज की गर्मी से 4.5 गुना ज्यादा, क्योंकि सूरज का टेम्परेचर 6,000 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ हमें 40 डिग्री सेल्सियस में जीने की लाली पड़ती है। तो देखिए इतनी खतरनाक है सिर्फ एक बिजली। ऐसे दुनिया में 1 सेकंड में लगभग 44 बिजलियां कड़कती है। तो दोस्तों ऐसे मौसम में घर में सुरक्षित रहिए। बाहर है तो पेड़ के नीचे ना रोके, बाहर किसी मेटल की चीजों के आसपास ना रुके, ऊंची जमीन पर है तो नीचे जाने को देखे और खुली जगह में ना रुके। उम्मीद है दोस्तों आप इस जानकारी को अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे और फायदेमंद और इंटरेस्टिंग जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।